हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह TIT 3 का जो क्वालिफाइंग पेपर है। TIT 3 जो पेपर हुआ था 20/7/2024 को, तो उसका जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको मैं कवर करा रहा हूँ। ये 1 to 5 के लिए था। और मैं बता दूं कि ये 30 नंबर का होता है, और जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। तो इंग्लिश वाला पार्ट मैंने पिछले वीडियो में कवर कराया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको जाकर देखिए। और इस वाले में मैं हिंदी वाला पार्ट कवर कराऊंगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये वाला इंग्लिश वाला पार्ट था, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आप लोगों का ये 8 क्वेश्चन तक था। और हिंदी का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए हिंदी लैंग्वेज लिखा हुआ है, और क्या कह रहा है हम लोग इसको पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 8 H9 से H40 तक इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। तो ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसका निर्देश दिया है। और यहाँ से आप लोगों का गद्य स्टार्ट हो रहा है, तो मैं मार्कर ले लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता है देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए जो एक महान कल्याणकारी योजना है, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। के नीचे भी लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से, अब ऊपर यहाँ पर है, आप लोगों का देख पा रहे होंगे। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावादन या शिखासूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे अबुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को प्रगतिमान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये पूरा पैरा आप लोग देख पा रहे होंगे कि चरित्र निर्माण को रखकर ही यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आप, जैसा कि मैं कलम ले लूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या हो सकता है, पूछा है। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, शक्तिशाली सिपाही, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि पूरा पैराग्राफ यहाँ पर चरित्रवान व्यक्ति पर डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर उत्तम चरित्रवान व्यक्ति आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर बाकी है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों का आ गया नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 9 वहाँ पर था, और यहाँ 10 पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है स्वार्थी व्यक्ति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य संस्कृति, चरित्रवान व्यक्ति। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा डी, चरित्रवान व्यक्ति। 11 नंबर क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों का, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है। तो फिर आया था ना कि अप्रगतिशील रूप से किसका मजाक उड़ाया जाता है, जो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। मैं पीछे कर देता हूँ, आप लोग देख पाएंगे उसको। यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है, पुरातन संस्कृति संध्यावंदन शिखासूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यही पैरा आप लोगों का वहां पर पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, समाजोपयोगी कार्यों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, डी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। और ई वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चरित्र निर्माण की सबसे ज्यादा आवश्यकता राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ था भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, पीछे दिया था आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए आंसर है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीयता के प्रतिहीन भावना का कारण है। तो यहाँ पर आप लोगों का ए विकल्प दिया है, पुरातन संस्कृति सांस्कृतिक जीवन, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। तो भारतीयता के प्रतिहीन भावना का कारण पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति उसी से ही भारतीयता में हीन भावना आई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो आपका है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तक इस खंड में नीचे दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित करिए। तो यहाँ से आप लोगों का नया पैसेज शुरू हो रहा है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर उसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोगों का, विकास क्रम में पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए, सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए, उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहे हैं। तो विकास क्रम की यहाँ पर बात कर रहा है, और पशुता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि है। जब हम ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, जब हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती, तो हम मिथ्या दंभ के साथ पशुता, आगे पेज पर दिया होगा क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता है न ही साधन की। हम अपने शरीर को निश्चेष्ट छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु उस ऊंचाई पर, थोड़ा मैं इसको जूम कर लूं, परंतु उस ऊंचाई के सशस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। तो ये पशुता और मनुष्यता पर बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है।
जब वह मनुष्यता का आदर्श भूल जाता है, जब वह स्वप्न देखना बंद कर देता है, जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है, जब वह मिथ्यादम्भ से भर जाता है। तो यहाँ पर आप पैरा में आप लोग देखे होंगे, मिथ्यादम्भ से भर जाने पर ही मनुष्य पशुता की ओर लौटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं। मनुष्य मिथ्यादम्भ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं जब वो सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, जब ऊर्जा सक्रिय हो, जब कोई पराक्रमी हो, जब कोई स्वार्थ वृत्ति हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों का ये पहला वाला हो जाएगा, जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती है। तो आदमी मिथ्यादम्भ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखें, यहाँ पर ऊपर दिया होगा, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। पूरे अवतरण का सारांश है कि मनुष्य पशुता से बढ़कर है। मनुष्य को चाहिए कि वह पशुता के पीछे छोड़कर मनुष्यता के लिए प्रयास करे। अवन्नत की ओर जाना उन्नत की ओर जाने से आसान है। मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है और ई विकल्प है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूरे अवतरण के सारांश के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए सही दिख रहा है। मनुष्य पशुता से बढ़कर है, मनुष्यता और पशुता में ही ना यहाँ पर विभेद किया गया है, तो मनुष्यता को पशुता से बढ़कर बताया गया है। तो और बाकी हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। विकास क्रम का नतीजा है कि हम पशु से मनुष्य बन गए। जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दिया था ना कि जब आदमी गिरता है तो वो क्या बन जाता है, पशुता की ओर। जब मनुष्य गिरता है तो पशुता के दंभ से भर जाता है, और जब वो मनुष्य साधना करता है तब करता है, उसके युगों युगों की जो साधना होती है उसको मनुष्यता के रूप में, उसकी अमूल्य निधि के रूप में संचित होती है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख रहे होंगे। अंतिम वाक्य में मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है कि मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। मनुष्यता का यहाँ पर अर्जुन नहीं, अर्जुन लिख दिया है, या अर्जन होगा। और मनुष्यता से पतित पाताल में गिरने जैसा आसान है। मनुष्यता प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पैर कांपने लगते हैं। मनुष्य की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो विकल्प ए सही लग रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का तो विकल्प ए सही लग रहा है। मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग शब्द देख पा रहे होंगे अर्जुन, ये जो अर्जुन शब्द है ये अर्जन है। यह शब्द आप लोगों का अर्जन शब्द है। या पीछे पैराग्राफ में आया था, मैं एक बार थोड़ा इसको दिखा दूं। नीचे यहाँ पर आया था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंतों तक पहुंचने में हमारे पैर कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। हम अपने शरीर को नीचे छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं। तो ये मनुष्यता की जब व्यय करेंगे तो उसके आधार पर यहाँ पर उसका विपरीत दिया हुआ है। मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। तो यहाँ पर अर्जुन शब्द मैं बता दूं कि आयोग में इसे विकल्प ए सही था, लेकिन क्लेम जब दोबारा फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें उसने आंसर नंबर
यहाँ पर ई मारा था, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे अर्जुन जो शब्द है ये गड़बड़ हो गया, अर्जुन रहता तो ये सही हो जाता। तो छोटे छोटे शब्दों के लिए भी पीएससी क्वेश्चन को इधर उधर कर देती है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो इसका 19 का विकल्प नंबर ई हो गया सही। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों का कह रहा है उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक कौन होगा? मनुष्यता की प्राप्ति, मानव जीवन का लक्ष्य, मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार, पशुता बनाम मनुष्यता, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन पशुता बनाम मनुष्यता लग रहा है, और आयोग ने भी इसी को ही सही माना। वैसे तो देखने में सब हो सकता है इसका शीर्षक, लेकिन थोड़ा सा जो सुटेबल रहता है उसको आयोग मानता है, और वही क्वेश्चन भी सही होता है। तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन तक आप लोगों का गद्यांश से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है, यहाँ से आप लोगों का हिंदी का जो व्याकरण है, छोटा छोटा व्याकरण वो स्टार्ट होता है। तो चलिए व्याकरण वाला भी पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का अर्थ है। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्तियाँ और मुहावरे आप लोगों के आते हैं, तो ये लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है, तो आप लोग देखिए कौन कौन सा विकल्प दिया हुआ है। आदर्शवादी, चरित्रहीन, यथार्थवादी, सिद्धांतहीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखने में तो सारे विकल्प थोड़ा-सा उलझाऊ लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का उत्तर हो जाएगा सिद्धांतहीन, जिसका कोई सिद्धांत नहीं रहता है। जैसे गंगा है तो गंगादास ही चले गए, जमुना है तो जमुनादास चले गए, बिना सिद्धांत के नाम के पीछे चले गए। आदर्शवादी यहाँ पर विकल्प नहीं होगा, चरित्रवान नहीं होगा, यथार्थवादी नहीं होगा, तो उपयुक्त में से भी कोई विकल्प भी नहीं। जब एक मिल गया है तो ई वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से ये आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, ऊपर दिया हुआ है। र का विवरण है, तो यहाँ पर दिया हुआ है र जो वर्ण होता है तो उसका विवरण क्या है? तो उसमें देखिए दिया है वर्ष है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण है। ये चारों है, मतलब वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण की पार्श्विक है, सघोष है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, कि वर्ष है, लुंठित है, अघोष है, महाप्राण है, कि वर्ष है, संघर्षी है, अघोष है, महाप्राण है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो मैं बता दूं कि जो र वर्ण होता है वो होता है अल्प प्राण। जैसे आपका य, र, ल और व, ये चारों जो वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण जो चारों होते हैं, इनको अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर र आपका अल्प प्राण होगा, तो ये दोनों विकल्प तो वैसे ही सी और डी खत्म हो जाएंगे, और सी डी खत्म होने के बाद आप लोगों का बचा ए और बी। तो ए और बी में यहाँ पर देखिए स्पर्श दिया हुआ है, जबकि स्पर्श व्यंजन में आप लोगों का आता नहीं, ये अंतस्थ होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन खत्म होगा, आप लोगों का बचा ये। तो अब इस वाले में आप लोगों को जानना पड़ेगा कि लुंठित कौन होता है, सघोष किसे कहते हैं, वर्ष क्या होता है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों का आंसर ए ही सही है, और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कि वर्णों का यहाँ पर ध्वनियों के आधार पर अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट लगाया हुआ हूँ, देख पा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर व्यंजन ध्वनि का वर्गीकरण, तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर है, प्राण तत्व के आधार पर है, और स्वर यंत्र के आधार पर। तो स्वर यंत्र के आधार पर ही अघोष और सघोष होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण। जो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, जैसे आप लोगों का वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, 5 वर्ड हैं। तो ये पहले और दूसरे क्या हो जाएंगे? अघोष होंगे। बाकी ये 3 क्या होंगे? सघोष होंगे।
तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अल्प प्राण महाप्राण ये वाला यहाँ पर चलिए ये देखिए ल पार्श्विक है और र क्या है लुंठित है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी स्पर्श संघर्षी संघर्षी अनुनासिक पार्श्विक लुंठित उच्छिप्त और अर्धस्वर। अर्धस्वर में आप लोगों का य और वो आता है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण आप लोग देख पा रहे होंगे। तो थोड़ा डिटेल से इसको पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर अल्प प्राण वाला भी मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पर मैं लगाया हूँ। देखिए महाप्राण कौन सा होता है अल्प प्राण। तो वर्ग के जो पहले तीसरे और पांचवे वर्ड देखिए जो ग्रीन से किया हुआ है वो पहला वर्ड है, ये गौ तीसरा वर्ड है और ये पांचवा, ये तीनों अल्प प्राण होते हैं। बाकी दूसरा जो है और चौथा है ये दोनों महाप्राण होते हैं। अब इसी तरह आप लोगों का वर्ग में सबका अंग ये सब महाप्राण के हो जाएंगे और ये क वर्ग में ये 5 अक्षर होते हैं क ख ग घ अंग। तो क ग अंग अल्प प्राण है, बाकी ख और घ महाप्राण है। और इसी तरह ये जो उष्म वर्ण है ये महाप्राण है और य र ल व अल्प प्राण है और घोष और सघोष यहाँ पर दिया हुआ है। तो और यहाँ पर एक टेबल और मैंने लगाया हुआ है ये स्वर का बता रहा है कि स्वर के मुख आवृत्ति के आधार पर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए, नोट अगर जरूरत होगा तो कर लीजिएगा, बाकी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हम लोग चलते हैं फिर अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे र वाला क्या हो जाएगा लुंठित था और अल्प प्राण भी था सघोष भी था। तो आप लोगों का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। साधारण व सीता को देख कि यहाँ पर आयोग ने आंसर नंबर ए माना था, लेकिन आप लोग हमेशा सही के साथ लगाइए और उसका प्रमाण भी रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए अभी आया था ना ल, मैंने वहां पर पीछे दिखाया था आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को देख पा रहे होंगे ल जो है आप लोगों का यहाँ पर पार्श्विक ध्वनि आप लोगों को तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ल कैसी ध्वनि हो जाएगी, यहाँ पर ल पार्श्विक ध्वनि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन निराकार में उपसर्ग है। तो निराकार में कौन सा उपसर्ग होता है आप लोग जानते ही हैं। निराकार में नीर उपसर्ग आता है। आप लोग हिंदी में तमाम उपसर्ग है नीर निस दूर दुस और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं प्रत्यय हैं, तो आप सब लोग उसको पढ़ डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों का क्या दिया हुआ है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो विराम चिन्ह भी देखिए आ रहा है यहाँ पर कबीर के यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगाया हुआ है और इन्वर्टेड कामा को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। और क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 28 यहाँ पर दिया हुआ है देख पा रहे होंगे। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा। तो मैंने आम ले लिया है कि हमने आम ले लिया है। हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, ले लिए, हमने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं और हमने आम ले लिए हैं। देख रहे हैं किस तरह से भ्रमित करने वाला है। तो यहाँ पर आयोग ने इसको आंसर ए सही माना था, हमने आम ले लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर ए इसका हो गया। 29 देखते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो जैसे हम लोग कोई छंद जब पढ़ते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो रहीमन पानी राखिए थोड़ा देर के लिए हम रुके हैं, फिर हम लोग बोलते हैं बिन पानी सब सून, फिर पानी गए न उबरे
फिर हम थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, फिर बोलते हैं मोती मानुष छुन। तो वो जो रुकावट होता है उसको यति बोला जाता है छंद की भाषा में। तो यहाँ पर 29 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा आप लोग देख पा रहे होंगे, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ पर समास आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। इसका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। मैं समास बता देता हूँ, जैसे इसका अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव में आप लोगों का पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद इसमें प्रधान होता है। आप लोगों का तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास में आप लोगों का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में आप लोगों का उत्तर पद प्रधान होता है। आप लोगों का एक द्विगु समास होता है, द्विगु में आप लोगों का संख्यावाची आता है, द्विगु में आप लोगों का संख्यावाची आता है। और एक होता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि में आप लोगों का अन्य पद प्रधान आता है। इसके समास के रिगार्डिंग मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, द्विगु जो होता है संख्यावाची होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। तो चलिए तब यहाँ यहीं तक आज के लिए इस वीडियो में, और बाकी आगे मैं कवर कराऊंगा। तो उसके लिए नए वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद। जय हिंद।